हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। तो मैंने आपसे कहा था कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू हम सारी जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स कंप्लीट करेंगे और ये उसी का सेकंड वीडियो है जहां हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि पूरा वीडियो देखिए। बिकॉज होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा 5-6 मिनट का देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आएगा। सो वेट टिल द एंड एंड इट विल ऑल मेक सेंस टू यू। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर गेम है, पूरी दुनिया में नहीं तो ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको बहुत खेला जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री ट्रेस करें तो लेट 16th सेंचुरी के आसपास जो है क्रिकेट का ओरिजिन होता है। समय के साथ साथ में इसमें बहुत सारे बदलाव आए। कुछ रीसेंट चेंजेस तो आपने भी देखे, जैसे T20 का फॉर्मेट आया, बहुत सारे रूल्स में चेंजेस आए। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेट 16th सेंचुरी से लेकर इस गेम का पार्ट थी और आज भी इस गेम का पार्ट है। और अगर उन कोर चीज़ों, उन कोर रूल्स को इससे हटा दिया जाए तो क्रिकेट का बेसिक नेचर ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए हम बैट से ना खेलें या फिर बॉल यूज़ ना करें, तो क्या होगा कि जो असेंस है इस गेम की, जो आइडेंटिटी है इस गेम की, वो नष्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बदलाव तो आए, पर उन बदलावों से जो कोर आइडेंटिटी थी क्रिकेट एज अ गेम की, वो खत्म नहीं की गई। क्योंकि अगर वो खत्म कर दी जाती तो क्रिकेट क्रिकेट ही नहीं रहता। अब इसी को आप कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में सोच के देखिए। संविधान आज से बहुत साल पहले बनाया गया। उसके बनने के बाद समय में बहुत बदलाव आया, सिचुएशंस चेंज हुई, सोसाइटी बदली, चैलेंजेस बदले। तो ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये काफ़ी रिग्रेसिव होगा। इसीलिए दुनिया के लगभग सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई ना कोई अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम अमेंडमेंट फेवर करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि समय के साथ संविधान में बदलाव आएगा और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्या ये बदलाव करते वक्त संविधान की कुछ ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए। याद करिए, क्रिकेट की वो बेसिक वैल्यूज़ जिसे अगर हटा दिया तो उसकी कोर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। बस यहीं से जन्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, जो सिंपली ये कहती है कि आप संविधान को अमेंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए, पर ऐसा करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसके असेंशियल फीचर्स, उसकी आइडेंटिटी, उसकी कोर वैल्यू को टच ना करें। क्योंकि अगर हमने उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को अमेंड कर दिया तो क्या हिल जाएगा? संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की आइडेंटिटी, और यहीं से टर्म बेसिक स्ट्रक्चर आता है। तो यह है एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन, बट ऑफ कोर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के। और इसीलिए सबसे पहले समझिए आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 क्या करता है? आर्टिकल 368 वो प्रोसीजर बताता है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी कि बदलाव किए जा सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो संविधान बना रहे थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनको पता था कि आज जो चैलेंजेस हैं वो कल नहीं रहेंगे, कल कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, समय बदलेगा, समाज बदलेगा, कंसिडरेशंस बदलेंगी। तो समय के हिसाब से संविधान में भी बदलाव होना ज़रूरी है। बस इसीलिए आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और इसके थ्रू वो तरीके बताए गए जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस पॉसिबल हो पाएंगे। ये जो पूरी डिबेट है ना बेसिक स्ट्रक्चर की, वो इस आर्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगी। इसीलिए आपको आर्टिकल 368 बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और जब भी हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक केस ज़रूर आएगा जिसको हम कहते हैं केशव नंदा भारती केस। इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो केस है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, समझाया, और उसके बाद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। चलो, लेट अस ब्रेक इट डाउन फर्दर। बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी कहानी समझने के लिए हमें ये 4 केस अच्छे से आने चाहिए। अच्छा, एग्जाम में भी इनके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इट्स गुड टू रिमेंबर देम। इन चारों को अगर आपने पढ़ लिया तो बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं शंकरी प्रसाद केस। ईयर था
1951। अब ध्यान से सुनिएगा चैलेंज क्या था। मैं ऑलरेडी आपको समझा के आई हूँ कि पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही थी आर्टिकल 368 के तहत, जो क्या बताता है कि संविधान को अमेंड करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अब देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा क्यों कहा? चैलेंज ये किया गया था कि अगर आप आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, उसका टेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाला है। तो आर्टिकल 13 ये कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली आर्टिकल 13 का ये कहना है कि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स एक इंसान के छीने नहीं जा सकते बाय द स्टेट बाय एनी लॉ। तो ये आर्टिकल 13 ने कहा कि आप कोई भी लॉ लाकर आर्टिकल पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आर्टिकल 13 में ये जो लॉ वर्ड लिखा है ना, ये ऑर्डिनरी लॉ के लिए लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं लिखा। तो बेसिकली कोर्ट का ये कहना था कि ऑर्डिनरी लॉ से तो हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकते, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। तो बेसिकली शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 का क्या कहना था कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। ये बात याद रखिएगा। उनका लॉजिक क्या था कि जो आप आर्टिकल 13 में वर्ड लॉ सुनते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के लिए नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं है। इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर रहे हैं तो वो परफेक्टली ओके है। अब देखिए इससे रिजल्ट क्या हुआ कि भैया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। दिस वाज शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951। अब सुनिए गोलकनाथ केस ऑफ 1967। अब कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को वापस देखा और उसे ओवर रूल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, ये बात अच्छी नहीं लगी, इसको थोड़ा बदलते हैं। तो क्या बदला? उन्होंने कहा यार जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी पोजीशन बहुत हाई है, तो हम पार्लियामेंट को ये पावर नहीं दे सकते कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन ले। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ना ये लॉ की जो डेफिनेशन दी है वो हमें अच्छी नहीं लगी। लॉ का मतलब सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बेसिकली गोलकनाथ केस में उन्होंने प्रीवियस जजमेंट को चेंज कर दिया और ये कहा कि आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द लिखा है इट इंक्लूड्स बोथ ऑर्डिनरी लॉ एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसीलिए जो हो जाए, ना तो ऑर्डिनरी लॉ से ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आप फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकते हैं। तो बदलाव आ गया फ्रॉम शंकरी प्रसाद टू गोलकनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली पार्लियामेंट को ये बात पसंद नहीं आई। पार्लियामेंट ने कहा ऐसे कैसे हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करा, इस जजमेंट को कवर अप करने के लिए एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। अमेंडमेंट था 24th अमेंडमेंट एक्ट और इन्होंने आर्टिकल 368 के प्रोविजंस ही बदल दिए और बदलते हुए ये कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर छेड़छाड़ कर फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। तो बेसिकली कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट एक अमेंडमेंट आया, 24th अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 में बदलाव कर ये बोल दिया गया दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो क्या कहानी यहाँ पर खत्म हो गई? नहीं, अब आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को देने वाला ये केस जिसका नाम था केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम उस स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो भैया गोलकनाथ केस के बाद केशव नंदा भारती केस में सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के पास था वो ये था,
सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए कोई लिमिट के तहत काम करेगी या फिर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे शब्दों में, क्या पार्लियामेंट कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस लेकर आ सकता है इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे उससे किसी के फंडामेंटल राइट्स ही खत्म क्यों नहीं हो रहे हो। तो ये सवाल का जवाब हमें इन्हें देना था कि इज इट ओके फॉर द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन। नाउ इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, देखिए हम आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट देते हैं जो इस पूरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देगा। डेफिनेटली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हम मना नहीं कर रहे, पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, चाहे जितना अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन में। बट एक बात का याद ध्यान रखना, ऐसा करते हुए आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब मत करना। चाहे नए फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट ले आओ, चाहे फ्री हिट देना शुरू कर दो, लेकिन बैट मत हटाना, लेकिन बॉल वैसी की वैसी रखना। तो केशव नंदा भारती जजमेंट ने ये कहा कि हम गोलकनाथ की इस बात से एग्री नहीं करते, पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि यू हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड करो, बट ऐसा करते वक्त कोर वैल्यूज़ को ख़त्म मत करना। अब सवाल ये आएगा, पता कैसे चलेगा कि कोर वैल्यूज़ क्या है, पता कैसे चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जुडिशरी ने कहा, मैं हूं ना, हम बताएंगे। तो जुडिशरी ने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये बताने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। जुडिशरी बताएगी कि विच इज व्हाट वैल्यूज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर नॉट। तो देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन देते हुए केशव नंदा भारती जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस बात से 100% एग्री करते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा करते वक्त अगर कोर वैल्यूज से छेड़खानी करोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाएगा और ऐसे किए गए अमेंडमेंट को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली होगा ऑन ऑल द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, बनाए गए कानून को रिव्यू किया जाना बाय द जुडिशरी। तो जुडिशरी सेड सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं जुडिशरी ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी मेंटेन किया। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबके पास अपने अपने पावर डोमेन्स हैं और ये पावर डिवाइडेड है। ऐसा करते हुए ये एक दूसरे पे चेक भी रखते हैं ताकि कोई भी डेस्पोटिक ना हो जाए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए, अगर पार्लियामेंट को आप अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो जाएगा। तो जब जुडिशरी ये पावर रखती है कि वो बनाए गए कानून को रिव्यू करे, बेसिक स्ट्रक्चर की तराजू पर तोलकर ये बताए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स भी इंश्योर होता है और इससे बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन्ड रहता है। तो केशव नंदा भारती केस ने हमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दे दी थी, लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आई क्योंकि उन्हें तो कई सारे अमेंडमेंट्स करने थे। तो उन्होंने क्या करा, एक और अमेंडमेंट लेकर आए और वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसने फिर से 368 को छेड़ा। बाय द वे, अगर आपको याद नहीं रहता कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 4 + 2 = 6, तो 1976। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ईयर था, 5 था, 4 था, तो 76 कैसे याद रखेंगे, 4 + 2 = 6। एनीवे, तो पार्लियामेंट ने क्या करा, ये अमेंडमेंट लेकर आए और बोला भैया हम खुद बता रहे हैं आर्टिकल 368 के तहत कि कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी पार्लियामेंट के पावर के ऊपर। ये जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर की लिमिटेशन लगाई है ना, इसको हम हटाते हैं और हम ये कहते हैं कि कोई भी अमेंडमेंट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, और इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट को आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि भैया इससे किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। बेसिकली उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के पावर को भी छीन लिया, कहा नहीं, विल नॉट परमिट एनी सच थिंग। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अमेंडमेंट ले आते हैं, हमारे पास अमेंडमेंट लेने का पावर तो है ही। तो कोर्ट ने कहा अच्छा जी, अगर तुम्हारे पास अमेंडमेंट का पावर है तो हमें उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का पावर है। तो कोर्ट ने एक और जजमेंट, दैट इज मिनेव्रा मिल्स केस ऑफ 1980 में ये कहा कि ये जो आपने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो चेंजेस लाए हैं ना,
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आप जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, और जुडिशियल रिव्यू को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू किसका पार्ट है? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमने तो आपसे पहले ही कहा था, जो मर्जी चाहे अमेंड करो, पर बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी मत करना, क्योंकि वो करोगे तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। तो एक तरह से मिनेव्रा मिल्स केस में केशवनंदा भारती के जजमेंट को रीइंफोर्स करते हुए ये स्टैब्लिश कर दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एक छोटी सी बात याद रखिएगा, ये जो टर्म बेसिक स्ट्रक्चर है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ना ही मेंशन्ड है, ना ही डिफाइंड है। तो ये जुडिशरी ने टर्म दिया है, और जुडिशरी ही हमें ये बताती है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगी। याद रखिए कि ये जो लिस्ट जुडिशरी हमें देती है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसके अलावा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अगर कोई नया केस कोर्ट के पास आता है और कोर्ट को लगता है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इस लिस्ट में एडिशन भी किए जा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। नाउ फाइनली हमें पता होनी चाहिए वो कुछ एलिमेंट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखिए, एक दो बार अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएंगे। नॉट नेसेसरीली आप इसको बाय हार्ट मेमोराइज करें, बट इवन इफ़ यू यूज़ योर बेसिक कॉमन सेंस तो आप सोच पाएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बेसिक स्ट्रक्चर होगी? यस। वैल्यूज लाइक सॉवरेनिटी, लिबर्टी, इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया का फेडरल कैरेक्टर, अगर ये सब आप संविधान से निकाल दें तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा खराब। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर खराब होगा तो जुडिशरी क्या कहेगी कि दिस इज द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन। पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट का पावर, सुप्रीम कोर्ट का पावर, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड बट इन अ लिमिटेड मैनर, या फिर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल की फ्रीडम एंड डिग्निटी, इन सब को हम बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं। तो ये थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्रिकेट का एग्जाम्पल याद रखिएगा, बदलाव आएंगे पर कोर वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल्स में चेंजेस नहीं हो सकते। और यही है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो हमें मिली थी केशवनंदा भारती केस ऑफ 1973। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस आपको चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग।